हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जिनकी नहीं चल रही है तो वो अपनी पढ़ाई में वापस लग जाओ, क्योंकि कल सबको शायद नोटिस मिल गया होगा कि व्यापम ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि जस्ट बिकॉज आचार संहिता अभी उसने कुछ पोस्ट कैलेंडर में अपडेट नहीं करी थी, क्योंकि आचार संहिता में वैकेंसी नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए उसने अभी सिर्फ इंट्रेंस एग्ज़ाम वाली डेट ही दी थी। और या जिसका प्री हो चुका है उसके मेंस के लिए नोटिस दिया था, है ना। अब बाकी बची हुई जो वैकेंसी है तो बहुत क्लियरली उसने ये बोल दिया है कि जैसे ही आचार संहिता हटेगी आपके कैलेंडर फिर से अपडेट हो जाएगा। तो इसका मतलब बहुत साफ़ है कि आपको महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी जून में देखने मिल जाएगी, ठीक है। और जून में शायद रिज़ल्ट ही है चुनाव का, है ना। तो आपकी जैसे ही आचार संहिता हटेगी आप ये मान के चलो कि कैलेंडर में अपडेट आ जाएगा। और जो अपडेट होगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। और जिनको ऐसा लग रहा था अभी कि वैकेंसी तो आई ही नहीं कैलेंडर में, महिला पर्यवेक्षक का नामो निशान नहीं है, हम क्या करें, हम पढ़ें नहीं पढ़ें, और जिन लोगों ने भी ये सब बातें सोचकर पढ़ाई छोड़ दी है तो वापस ट्रैक पर आ जाओ, क्योंकि पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। और एक एक चीज़ें दिमाग में रखना, याद करना, प्रिपेयर करना, फिर परफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू चलती हैं। और आज की डेट में पता है ग्रुप डी या चपरासी का भी एग्ज़ाम है ना, तो वो भी निकालना आसान नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। अभी आपको क्या लग रहा है आपने पढ़ना छोड़ दिया तो क्या सबने पढ़ना छोड़ दिया? नहीं, सब लोग तो पढ़ रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि यार मन नहीं लग रहा, नहीं पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन वो 10-10 घंटे पढ़ते हैं यार। तो सोचो एक बार कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप पढ़ोगे नहीं तो आप कहीं ना कहीं फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास अप्रैल चल रहा है ना, आपके पास मई जून जुलाई ये 3 मंथ है आपके पास। लेकिन इसके बाद आपके पास टाइम होगा कि नहीं वो मैं नहीं बता सकती, ना मैं बता सकती ना कोई और बता सकता। लेकिन 3 मंथ अभी है, तो आप कोशिश करो, अगर अभी से आप नोट्स बना के भी पढ़ोगे ना तो भी हो जाएगा, क्योंकि आप 3 मंथ में बहुत आराम से सिलेबस कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। और कुछ कुछ चीज़ों के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती यार, जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स के नोट्स मत बनाओ, कॉन्सेप्ट लिख लो। आपको जो 5-6 टाइप के क्वेश्चन है उसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना, और एक एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके अलावा जो है वो बाकी प्रैक्टिस करो, रफ में प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन भी लिखोगे प्रैक्टिस भी करोगे तो आप अपना टाइम ख़राब करोगे ना। क्यों लिखना क्वेश्चन, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो, आप वही क्वेश्चन बार बार पीडीएफ से देख के कर लो, क्वेश्चन वहाँ पढ़ो और सॉल्यूशन कॉपी में करो। देखो, जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है ना उनका नोट्स बनाना ज़रूरी है, बाकी जो ऐसे रैंडम वाला है उसका बनाना ज़रूरी नहीं है। जैसे आईसीएमआर की रिपोर्ट है, आप उसका पीडीएफ निकाल के अपनी दीवार पे चिपका लो, उसको आप वैसे ही याद कर लो। आप उसको नोट्स बनाने में परेशान मत हो कि आईसीएमआर का नोट्स बनाना पड़ेगा, है ना। फिर जैसे अधिनियम हो गए, धाराएं हो गई, ये तो आपको बनाना पड़ेगा। पोषण एवं स्वास्थ्य हो गया, इसमें भी आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, सीडीपी के नोट्स बनाने पड़ेंगे। बट जहाँ आप बच सकते हो नोट्स बनाने से तो वहाँ कोशिश करो कि नहीं बनाओ। टाइम कम है, आप अपने दिमाग में चीज़ें याद करने में प्रेशर डालो। आप कोशिश करो थोड़ा थोड़ा करके कि आपके चीज़ें याद रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि अभी आप एक बार पढ़ लोगे तो फिर आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा। और इतना भी अगर हो गया तो आप ऑप्शन देख के पकड़ सकते हो कि आंसर ये होगा, या आप थोड़ा सा गैस भी करोगे ना, तो अगर पढ़े हुए तो आपकी गैसिंग सही होगी। लेकिन अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, आपका सिलेबस ही नहीं पूरा होगा, तो फिर क्या करोगे तुक्का मार के? यार तुक्का मारने के लिए भी तो थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। मतलब माइनस मार्किंग नहीं है का मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी करके आ जाओगे। अगर देखो, अधिनियम के नोट्स काफ़ी लोगों ने मांगे थे, तो ये मैं एक एक करके अपने सारे वीडियो में डेली एक एक शेयर कर दूँगी, है ना। तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, 1961 में आया था। और पारित कब हुआ और लागू कब हुआ, है ना, ये याद रखना। पारित मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, और लागू मतलब किस दिन से चालू हुआ है ना। तो 20 मई 1961 को राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए थे इसमें, और 1 जुलाई को ये लागू हुआ था, ठीक है। फिर ये दहेज प्रतिषेध है, ये नाम से ही क्लियर है कि दहेज लेने और देने वाले दोनों जो भी हैं, मतलब दोनों व्यक्तियों के ऊपर ये लागू होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से दहेज दे रहे हो या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो इसको कानूनी अपराध माना गया है। फिर
इसका उद्देश्य क्या है? दहेज को रोकने के लिए बनाया गया है, तो देना लेना दोनों प्रतिसिद्ध करने के लिए बनाया गया। फिर धारा एक सबकी कॉमन रहती है, मतलब धारा एक में यही रहता है कि इस अधिनियम का नाम क्या है और ये कहाँ पर लागू है और कब से चालू हुई है ना। तो देखो 1 नवंबर 2019 के बाद सारे अधिनियम पूरे भारत में लागू है। इससे पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी में लागू थे, है ना। अब देखो धारा 2 में क्या है? किसी भी अधिनियम की धारा 2 पढ़ोगे तो उसमें सबकी परिभाषा मिलेगी। जैसे ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम है तो दहेज की परिभाषा धारा 2 में है ना। वैसे ही इसको पूरा नोट कर लेना आप अच्छे से और आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिम जो विवाह होते हैं उसमें एक मेहर टाइप कुछ दिया जाता है, मेहर, उसको दहेज के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता। तो ये वर्ड याद रखना, है ना, किस विवाह में देते हैं और इसको क्यों नहीं मानते, ये नोट कर लेना थोड़ा सा। ये शब्द बहुत अच्छे से नोट रखना, क्योंकि सीधा सीधा यही पूछता है कि मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ कहाँ दिया गया है ना। तो इसलिए बहुत अच्छे से लिखना और नोट करना, है ना। इसका उद्देश्य कहाँ पे बताया है ये याद रखना। इसका उद्देश्य प्रस्तावना में बता दिया है, मतलब धारा 1, धारा 2, धारा 3 में उद्देश्य की बात नहीं हुई है। इसका उद्देश्य इसकी प्रस्तावना में है, और किसी भी अधिनियम का उद्देश्य हो वो उसकी प्रस्तावना में ही रहता है। फिर देखो ये क्वेश्चन आ चुका है कि दहेज प्रतिषेध में दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 3 में है ना। फिर इसकी डिटेलिंग थोड़ा सी नोट कर लिए मैंने। डिटेलिंग क्या है कि देखो, अगर 15,000 से ज़्यादा का दहेज दिया है तो वो पूरा वापस करना पड़ेगा। अगर लेकिन 15,000 से कम का दहेज है तो भी 15,000 देना ही पड़ेगा, है ना। और इसमें जो सज़ा होती है ना दहेज प्रतिषेध में, उसमें बेल नहीं मिलती, अजमानती है, मतलब जमानत नहीं मिलती है। और धारा 4 क्या कहती है? विज्ञापन पर निषेध। विज्ञापन मतलब क्या? जैसे घरों में होता है ना, ये पूरे घर परिवार अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाकर दिखाते हैं कि दहेज में ये आया है, या हम अपनी लड़की को दहेज में ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो वो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट कहला जाता है, तो उस पर निषेध है। फिर धारा 5 क्या है? धारा 5 शून्य बताती है कि मतलब दहेज लेना दहेज देना दोनों का अगर कोई अग्रीमेंट हुआ है तो वो जीरो कहलाएगा, मतलब मान्यता नहीं रहेगी उसकी कुछ भी, है ना। तो ये इसकी पूरी धाराएं नहीं पढ़ना है, इसकी कुछ कुछ धाराएं बहुत अच्छे से याद कर लेना, है ना। देखो किसी भी अधिनियम में उसकी अगर 40 धाराएं हैं, 50 धाराएं हैं, तो पूरी की पूरी याद करने मत बैठना, क्योंकि याद होंगी नहीं और फालतू परेशान हो जाओगे। मेन मेन चीज़ें याद रखना। जैसे ये दहेज प्रतिषेध की बात हुई है तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको किस धारा में के अंतर्गत इसकी नियुक्ति करी जाएगी। फिर इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी, ठीक है। फिर देखो इसके लिए एक बोर्ड का गठन होगा जिसके तहत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होगी, और उसमें 2 महिलाएं होना ज़रूरी है, ठीक है। टोटल 5 सदस्य होंगे और इस 5 सदस्य में से 2 महिलाएं रखना ज़रूरी है, तभी आप इसकी नियुक्ति कर सकते हो, ठीक है। और दहेज प्रतिषेध अधिकारी के पास जो शक्तियाँ होंगी वो एक पुलिस अधिकारी के बराबर होंगी, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हर अधिनियम की कुछ कुछ धाराएं बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ये आईपीसी की धाराएं हैं, ये तो आज से पूछ सकता यूट्यूब है, पे वीडियो भी आपको मतलब रोज़ इतने मिलेगी, और साथ में पढ़ाई के लिए भी मैं अपडेट करती रहूँगी, है ना। तो आज इस वीडियो में आपको मैंने शेयर कर दिया है, एक अधिनियम मैंने शेयर किया है इसमें, और मैं डेली एक एक करके शेयर कर दूँगी, है ना, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, मैं एक साथ सब कुछ नहीं शेयर कर सकती, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं शेयर कर दूँगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और